अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक ऐसी बस दिल की तसल्ली के लिए सवाल देख लें, कभी दिल कर गया किसी का करने का। तो पेज हाँ जी, असफी तौफीक, कभी दिल कर गया तो कर लेना। पेज 438, ये ऐसा सही था तकरीबन, ये जो अभी 2012 वाला देखा ना। पेज 438, दिसंबर 14, क्वेश्चन 1, ये ऐसा सही था। ये ऐसी हस्बे तौफीक है, कभी दिल किया तो कर लेना। चलो जी, मल्टी पीरियड रास्टिंग पे आते हैं। पेज 40, पेज 40, मल्टी पीरियड रास्टिंग। मल्टी पीरियड रास्टिंग तब होगी जब इन्वेस्टमेंट एक से ज्यादा पॉइंट्स ऑफ टाइम पे चाहिए हो, और एक से ज्यादा पॉइंट्स पे ही पैसों का मसला है। पैसों का मसला तो हर सारी जिंदगी रहता है, लेकिन सवाल में एक से ज्यादा पॉइंट्स ऑफ टाइम पे फंड्स की रिस्ट्रिक्शन आ जाए, जैसे टाइम जीरो पे भी इन्वेस्टमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं वो 150 हैं, T1 पे 140 हैं, लेकिन जो अवेलेबल पैसे हैं वो यहाँ 130 हैं, यहाँ 115 है। तो यहाँ भी मसला, यहाँ भी मसला। ये मल्टी पीरियड रास्टिंग है। अगर तो इस मल्टी पीरियड रास्टिंग में प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल हैं तो इतना बड़ा रोला नहीं है। मल्टी पीरियड रास्टिंग हो और इनडिविजिबल प्रोजेक्ट्स हो, फिर तो वही है जो अभी कर रहे थे। क्या मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बना के देख रहे थे, जैसे भी किया था रैंकिंग की, फिर उसके मुताबिक मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बना के देखे, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन अगर डिविजिबल है, मल्टी पीरियड रास्टिंग है और डिविजिबल है, तो फिर इसका हल होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। बचपन में शायद की हो आपने कभी क्यूएम में। अगर इंडिविजिबल प्रोजेक्ट्स हैं तो जो अभी किया था बिल्कुल वैसे ही करना है, लेकिन अगर डिविजिबल है तो लीनियर प्रोग्रामिंग है। इनडिविजिबल पे लीनियर प्रोग्रामिंग नहीं है, डिविजिबल है तो लीनियर प्रोग्रामिंग है। लीनियर प्रोग्रामिंग सिखाता हूं। अच्छा, लीनियर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए मैं एक शॉर्ट टर्म डिसीजन में जो सवाल हुआ करते थे उसको यूज करके सिखा रहा हूं। डायरेक्टली मैं इससे भी सिखा सकता हूं, लेकिन चलें शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के जरिए सिखा देता हूं, ज्यादा ही हो जाएगा, यानी डबल सीख लेंगे। एक एग्जांपल से सिखाता हूं। पेज 20 पे आए, पेज 20 पे आइए, एक एग्जांपल से सिखाता हूं। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग अब सिलेबस में नहीं है, ये पहले थी सिलेबस में। और शॉर्ट टर्म डिसीजन, आखिरी बार जो लीनियर प्रोग्रामिंग का सवाल आया था वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग ही में आया था, तो वो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग सिलेबस में नहीं है, लेकिन कैपिटल रास्टिंग में लीनियर प्रोग्रामिंग है। तो इसलिए मैं आपको पहले शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के कॉन्टेक्स्ट में एक बार लीनियर प्रोग्रामिंग सिखा दूं, फिर उसको मैं कैपिटल रास्टिंग पे अप्लाई कर देता हूं। पेज 20 पे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल पढ़िए। मैं आपको इस एग्जांपल से लीनियर प्रोग्रामिंग सिखाता हूं कि लीनियर प्रोग्रामिंग होती क्या है। पेज 20 पे है एग्जांपल 10, इससे मैं लीनियर प्रोग्रामिंग सिखाता हूं। है जी, पुरानी किताब है? पुरानी किताब में पता नहीं है किस नंबर पे था, एग्जांपल 10 ही है शायद। ब्लू लिमिटेड, ब्लू लिमिटेड।
हाँ जी, अच्छा, जिन्होंने, क्योंकि एक वक्त में कुछ लोग सोए भी होते हैं, मैं दोबारा बता देता हूं। मैं अभी फिलहाल कैपिटल रशनिंग को स्टॉप लगा के लीनियर प्रोग्रामिंग सिखा रहा हूं। लीनियर प्रोग्रामिंग शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में होती थी, टेस्ट भी हुई थी रिसेंटली पिछले साल, अब नहीं है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग कैपिटल रशनिंग में है। तो मैं आपको पहले लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक बता रहा हूं, वो सिखा मैं एक शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के सवाल से रहा हूं। अच्छा है नॉलेज के लिए, वो एंगल भी देख लेंगे और कैपिटल रशनिंग भी देख लेंगे। तो पहले मैं आपको सिर्फ लीनियर प्रोग्रामिंग की टेक्निक सिखा रहा हूं, अभी फिलहाल कैपिटल रशनिंग स्टॉप हो गई। लीनियर प्रोग्रामिंग तब इस्तेमाल करनी पड़ेगी जब रिस्ट्रिक्शंस एक से ज्यादा हों। जैसे इस सवाल में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो एक से ज्यादा हैं। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस हैं क्या क्या? इस एग्जांपल में दो प्रोडक्ट्स हैं, हम एक ही फैक्ट्री में प्रोडक्ट ए और बी बनाते हैं, और एक यूनिट ए बनाने के लिए 100 किलो मटेरियल चाहिए होता है, एक यूनिट बी बनाने के लिए 200 किलो मटेरियल चाहिए होता है। एक ए बनाने के लिए 10 घंटे लगते हैं, एक बी बनाने के लिए 30 घंटे लगते हैं, और ए के एक यूनिट पे 50 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाते हैं और बी के एक यूनिट पे 120 रुपए कंट्रीब्यूशन कमाते हैं। जितना हम ए और बी बना के ज्यादा बेचेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, लेकिन हम ए और बी बहुत ज्यादा बना नहीं पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे? क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। मकसद क्या है हमारा? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो लीनियर प्रोग्रामिंग एक टेक्निक है, ये वहां लगती है जब एक से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हो। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ स्टेप्स हैं जो आसान आसान जबानी है, वो मैं आपको वहीं से पढ़ा देता हूं। जो थोड़े से टेक्निकल है वो मैं बोर्ड पे लिख देता हूं। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग करते हुए अपना मकसद डिफाइन करते हैं कि हम इससे करना क्या चाह रहे हैं। तो इस सवाल के अंदर हमारा मकसद क्या है? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइज तब होगा जब ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे। अच्छा, जितने ज्यादा यूनिट्स बिकेंगे उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन कमाएंगे, क्योंकि प्रॉफिट और कंट्रीब्यूशन बेशक फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन ये ज्यादा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग की चीजें हैं, लेकिन हमने लॉन्ग टर्म में भी पढ़े हैं ये नाम। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। तो प्रॉफिट ज्यादा होगा अगर कंट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। तो इस अवेलेबल एग्जांपल में डेटा से हमारा मकसद ये है, उस मकसद को डिफाइन करने को कहते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। कि हमारा मकसद क्या है? तो हमारा मकसद है टू मैक्सिमाइज क्या मैक्सिमाइज अब जब मैक्सिमाइज करना है और हमने इसमें इक्वेशंस बनानी होंगी, तो उसके लिए पहले हमें कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। इक्वेशन बनानी होती है तो एक्स वाई जी जितने भी वेरिएबल हो, दो ही होंगे, वैसे दो ही होंगे। तो एक प्रोडक्ट ए के यूनिट्स और एक प्रोडक्ट बी के यूनिट्स, ये दोनों वेरिएबल है। वेरिएबल से मुराद ये है कि हम इस वक्त फैसला करने क्या लगे कि कितने ए बनाए कितने बी बनाए। तो ए के यूनिट्स कितने पता नहीं कितने, बी के यूनिट्स कितने पता नहीं कितने। तो ए को एक्स कह देते हैं, बी को वाई कह देते हैं। तो हमने पहले वेरिएबल डिफाइन कर लिए, एक्स कह दिया ए के यूनिट्स को, वाई कह दिया बी के यूनिट्स को। इसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करना है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये है कि ए के एक यूनिट पे कितना कमाएंगे। तो ये क्या बना? वो तो नजर आ रहा है क्या चीज हुई है। ए के एक्स यूनिट्स बेचेंगे इनटू 50 रुपए, तो ए पे टोटल इतना कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। बी के एक यूनिट पे कितना कमाते हैं? ये क्या बन गया? बी का कंट्रीब्यूशन। ये क्या हो गया? तो हम चाहते हैं कि ये आंसर हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है
कि हमारा ये वाला आंसर मैक्सिमाइज हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। एक्स और वाई डिफाइन करने वाली बात आई समझ। हमने एक्स और वाई दो वेरिएबल इस सवाल में क्या है, यानी हमने किस चीज के बारे में डिसीजन करना है, ए कितना बनाए और बी कितना बनाए। तो ए के यूनिट्स एक्स, बी के यूनिट्स वाई, वेरिएबल डिफाइन हो गए। सबसे पहला काम अब होगा कि मकसद क्या है। तो मकसद हमारा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंट्रीब्यूशन को मैक्सिमाइज करना। लेकिन हमें इस मकसद तक पहुंचने में मुश्किलें क्या हैं, रुकावटें क्या हैं? इसको कहते हैं कि आप कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करें पहले। आइडेंटिफाई कंस्ट्रेंट्स कह लें, डिफाइन कंस्ट्रेंट्स कह लें। क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या कंस्ट्रेंट्स हैं, क्या क्या सवाल में ऐसा डेटा है जिसमें कुछ ना कुछ रुकावट लग रही है। एक रुकावट ये है, शुरू से देखते हैं, दूसरा सेंटेंस, इसमें क्या रुकावट है कि x और y दोनों मिला के मैक्सिमम 110 हो सकते हैं। तो एक रुकावट हो गई x प्लस वाई। ये ठीक है या उल्टा साइन लगा दिया मैंने? इसका क्या मतलब है कि a और b के यूनिट्स मिला के कम से कम 110 बेचेंगे, नहीं ज्यादा से ज्यादा 110 है। तो एक ये कंस्ट्रेंट हो गई। और क्या कंस्ट्रेंट है, आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम अगले महीने में 10,000 किलो अवेलेबल है। तो 10,000 किलो अवेलेबल है, तो क्या हमने जितने ए बनाने हैं वो एक्स है, और जितने वाई बनाने हैं वो बी, सॉरी जितने बी बनाने हैं वो वाई है। तो अब दूसरी सिचुएशन है 10,000 किलो मटेरियल की। तो हमें चाहिए कितना होगा? 100x क्या चीज हो गई, ए के लिए कितना टोटल चाहिए होगा, और 300y क्या हो गया, 200। ये क्या हो गया टोटल, बी के लिए कितना चाहिए होगा। हम जितने भी x और y बनाएंगे ये उसके लिए टोटल मटेरियल चाहिए होगा, जो कि 10,000 से ऊपर नहीं जा सकता। एक ये कंस्ट्रेंट है। अगली लाइन में एक और कंस्ट्रेंट है कि टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल हैं 1200। इसके लिए देखिए क्या कंस्ट्रेंट बनेगी, 10x प्लस 30y 1200। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि सब में ये लेस देन और इक्वल टू होना है। हो सकता है सवाल में ये कहा होता कि जी कम से कम 110 बेचना है यूनिट्स, तो फिर इधर ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाता है। जरूरी नहीं कि सब में x और y लेस देन और इक्वल टू होगा, डिपेंड करता है कि कंस्ट्रेंट क्या है। और क्या कंस्ट्रेंट है, बस ये कंस्ट्रेंट है। एक और कंस्ट्रेंट होती है, वो ना भी बनाए तो कोई मसला नहीं है, उसको नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट कहते हैं, कि जो x और y हैं ये 0 से नीचे नहीं होंगे, यानी नेगेटिव x नहीं बना देंगे हम। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट्स, ओके, जो मकसद है वो ऑब्जेक्टिव है, और इस मकसद तक पहुंचने की रुकावटें क्या हैं, ये कंस्ट्रेंट्स है। और जितनी लिमिटेशंस है सवाल में उनको हमने इन इनइक्वालिटीज की शक्ल दे दी। यहां तक। इससे अगला काम ये है कि हमें इन इनइक्वालिटीज को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना होगा। इसमें ग्राफ चाहिए होगा आपको, और जरूरी नहीं कि आप एग्जाम में जो आंसर शीट के एंड पे ग्राफ पेपर होता ही है वैसे एंड पे, जरूरी नहीं कि आप ग्राफ पेपर पे ही जाएं, सादी लाइनें भी बना सकते हैं, बस उसमें हिसाब किताब जरा अच्छा कर लेना। लेकिन अगर आपकी लाइनें टेढ़ी हैं तो आप फिर ग्राफ पेपर यूज कर लेना। इसके बाद बनेगा ग्राफ, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए एक काम करना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हमें इन सारी कंस्ट्रेंट्स के दो पॉइंट्स ढूंढने पड़ेंगे।
इसको मैं कह तो देता हूं कि हमने प्लॉट ग्राफ प्लॉट कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्राफ, लेकिन इसके लिए करना ये पड़ेगा कि इन कंस्ट्रेंट्स के दो दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। दो दो पॉइंट्स निकालने का तरीका ये है कि ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं, सबसे पहले तो इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बनाएं, इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना दें, यानी ग्रेटर देन लेस देन वाला हटा दें बस। इस के दो पॉइंट्स निकाल लें। देखिए जब आपने कोई लाइन ड्रॉ करनी है ना, तो लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए बस, इनको ज्वाइन कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे, इनको ज्वाइन कर देंगे। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, तो हमने हर इनइक्वालिटी को पहले इक्वालिटी बनाना है। अब वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, उसके दो दो पॉइंट्स ढूंढने हैं। अगर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं समझ आए कोई बात नहीं, कुछ नहीं कहा मैंने, इस इक्वेशन में से दो दो पॉइंट ढूंढने हैं। वो दो दो पॉइंट कैसे ढूंढने हैं, अगर ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही कि दो पॉइंट ढूंढने हैं, कोई मसला नहीं, मैं एक बार दो पॉइंट ढूंढ दूं, फिर उसको ग्राफ पे ड्रॉ कर दूं, फिर समझ आएगा आपको कि दो पॉइंट से मेरी क्या मुराद थी। अब वो दो पॉइंट ढूंढने ऐसे हैं कि एक बार x और y में से एक को जीरो रख के दूसरा फाइंड कर लें, और फिर दूसरे को जीरो रख के पहला फाइंड कर लें। जैसे अगर मैं इस इक्वेशन में x को जीरो रख लूं, इसको जीरो कर दें, तो y इज इक्वल टू 110, और एक बार y को जीरो रख लें तो x इज इक्वल टू 110। ये जो मैंने ब्रैकेट में किया है, ये वाली बात अगर नहीं समझ आई कोई मसला नहीं, ये समझ आना चाहिए कि मैंने इस इक्वेशन में एक बार x जीरो रख के y फाइंड किया, फिर एक बार y जीरो रख के x फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने ये ब्रैकेट में क्या किया, जिनको समझ आ रहा है ठीक है, जिनको नहीं समझ आया कोई मसला नहीं। दूसरी कंस्ट्रेंट क्या थी, इसको भी इनइक्वालिटी से खत्म करके इक्वालिटी बना दे। प्लस 200y इज इक्वल टू 10,000। इसके साथ भी यही सलूक करेंगे, एक बार x को जीरो रख लें तो y क्या बन जाएगा, इसको जीरो करेंगे सारा जीरो हो जाएगा, इस 200 को इधर डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50, और एक बार y को जीरो रख लें तो ये जीरो बन जाएगा, इसको इधर डिवाइड करेंगे तो तीसरी इनइक्वालिटी क्या है, 10x प्लस 30y इज इक्वल टू 1200। इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी बना लें, और यही लाल वाला सलूक इसके साथ भी कर लें। x जीरो रख लें तो ये जीरो हो गया 40, और y को जीरो रख लें तो ये जीरो हो गया 120। जीरो जीरो जीरो, और उस आखिरी की खैर है, वो ज़बानी भी चलेगा। नहीं, वो मैं कंस्ट्रेंट प्लॉट में उसमें ग्राफ में बताऊंगा। यहां तक पहुंचे, पहले यहां तक कोई एतराज है तो पूछें। रिपीट कर रहा हूं, यहां तक सवाल में जो मकसद लग रहा है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, लेकिन उससे पहले वेरिएबल डिफाइन कर लें।
जो दो प्रोडक्ट्स का फैसला करना है उनमें से एक को x एक को y कह देते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन कर लिया, फिर इस मकसद तक पहुंचने में जो रुकावटें हैं वो रुकावटें डिफाइन कर ली, फिर उसके बाद उन रुकावटों को इन इक्वालिटी से इक्वालिटी बना के एक बार एक को और एक बार दूसरे को जीरो रख के 2 पॉइंट्स फाइंड कर लिए। जिस तरह किसी भी चीज का एड्रेस होता है ना, या अब जैसे कह लें जिस तरह लोकेशन होती है, बल्कि वो भी छोड़े, एक्सेल में अगर AB45 है तो ये क्या है, सेल का नंबर, ये क्या है AB45, AB कॉलम में, तो ये उसका एड्रेस है ना, तो ये पॉइंट का एड्रेस है। वो मैं ग्राफ पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। यहां तक नोटेड? नहीं भी नोटेड तो वहां तो यही है सामने मैंने। अब आपको ग्राफ बना के दिखाता हूं। ये ग्राफ बनाना ही सबसे बड़ा आर्ट है इस टॉपिक में। ग्राफ बनाने के लिए स्केल का इस्तेमाल करना है तो कर लें। एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, असल में एक्सेस ही होते हैं। इकोनॉमिक्स नहीं, इकोनॉमिक्स में तो ये नहीं है, बचपन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे पढ़ा होगा। ये पॉजिटिव है, यहाँ एक्स नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव हैं, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव। तो इसमें कंस्ट्रेंट चौथी वाली क्या थी कि एक्स भी और वाई भी दोनों पॉजिटिव हैं, यानी हमने इधर इधर रहना है, ये हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है, तो मैंने ये बनाया है। ये पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट्स ढूंढने जी। ये जो ग्राफ होते हैं ना, इसके 4, ये क्या कहते हैं उनको, क्वाड्रेंट्स। ये x, ये y, इधर x की पॉजिटिव वैल्यू से 0 से ऊपर चलेगा, 0 से ऊपर चलेगा, y भी पॉजिटिव है, x भी पॉजिटिव है, इधर 0 से इधर जाएगा तो x नेगेटिव है, लेकिन इधर अभी ऊपर ऊपर ये तो y पॉजिटिव है। इधर x भी नेगेटिव चल रहा है, y भी नेगेटिव चल रहा है, इधर दोनों नेगेटिव है। इधर x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव चल रहा है। अभी इस वक्त हमने सिर्फ इधर रहना है, क्योंकि यूनिट्स तो नेगेटिव में नहीं बना सकते ना, तो ना a के यूनिट्स नेगेटिव में होंगे ना b के, तो हमने इस क्वाड्रेंट में रहना है इधर। अब इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपकी मर्जी है कि आप कितने डब्बे बनाना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर 5 डब्बे और कितने डब्बे बनाने हैं आप देख लें, अभी बोर्ड पे देख लेते हैं। अगर डब्बा इतना रखना है, इतना, तो काफी 1 2 3 4 5, चले एक की जगह और है ऊपर ये। अच्छा, लेकिन इतना ही रखना है, स्केयर बनना चाहिए। ग्राफ के अंदर जो डब्बे हैं वो स्केयर्स होने चाहिए। 6 हो गए, 6। अच्छा, अब ये स्केल में ये डब्बे, इनका साइज क्या रखना है? इस डेटा में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 120। 120, इन सब में सबसे बड़ा नंबर 120 है, और हमने कितने करने हैं? 6। तो 120 को 6 में डिवाइड कर दें, 20, तो 20 के साइज के डब्बे बना देते हैं। और अगर डिवाइड करके आंसर 17.75 आता
कोई बात नहीं 20 कर लो है, नहीं नहीं बस 20 ठीक है, राउंड फिगर रखें बिल्कुल। तो हमने एक डब्बा 20 डिफाइन कर लिया, तो ये हो गया 20, 40, 60, 80, 100 और 120। 20, 40, 60, 80, 100 और 120। इस इक्वेशन में 2 पॉइंट ढूंढने हैं। इस पॉइंट का एड्रेस क्या है? अच्छा, इस ये जो है ना, ये पॉइंट का एड्रेस है, पहले x आता है फिर y आता है। तो इस पॉइंट का एड्रेस क्या है? x0, y 110, ये x एक्सिस है। x0 मतलब ये, और y 110। तो पहला पॉइंट आ गया ये। इस पॉइंट का एड्रेस क्या है? y0 है, y0 है ये, और x 110। और इन दो पॉइंट्स को ये होगी कंस्ट्रेंट नंबर 1, और लिख लें साथ तो अच्छा है। दूसरी लाइन, पहला पॉइंट x0, y50। x0 मतलब x एक्सिस पे 0, और y50 मतलब y एक्सिस पे 50। इधर 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 इधर। और दूसरा है x100, y0। y0 मतलब ये, और x100 तो ये। तीसरा, ये दूसरा है जी 100x प्लस 200y इज इक्वल टू 10,000। और तीसरी कंस्ट्रेंट है x0, y40। x0 का मतलब है ये x है तो 0, और y40 ये। और दूसरा पॉइंट है y0 यानी x एक्सिस पे 120। तो ये 40 है और ये 120 है। ये हो गई 10x प्लस 30y इज इक्वल टू 1200। ये 3 कंस्ट्रेंट्स की लाइन ड्रॉ कर ली। अच्छा, इस कंस्ट्रेंट यानी रुकावट की ये दीवार है। हम इस दीवार से इधर नहीं जा सकते कि इधर नहीं जा सकते। ये तो हमने जबरदस्ती इक्वल किए थे इनको सॉल्व करने के लिए। असल में क्या था? असल में था कि 110 से नीचे नीचे रहना है, तो 110 से नीचे नीचे रहना है, 110 से नीचे नीचे रहना है। तो हम इस दीवार के इधर नहीं जा सकते। ये एरिया हमारे लिए ममनुआ इलाका है, हमने इधर इधर रहना है। दूसरी कंस्ट्रेंट क्या जी? कहां पर? हाँ हाँ, मतलब ब्लैक लाइन से इधर नहीं जा सकते। ब्लैक लाइन के ना हम इधर नहीं जा सकते, इधर रह सकते। ये डायरेक्शन ठीक है कि नहीं?
सर ये कांस्टेंट की जो समझ आ गई, ये 110 पे है ना। इस कंस्ट्रेंट की हमने दीवार लाइन ड्रॉ कर ली, हमने इस कंस्ट्रेंट में यहां इक्वल बना लिया था, असल में वो ये था। तो 110 से ऊपर नहीं जा सकते, तो 110 से नीचे नीचे रहना है। अच्छा, नीली वाली कंस्ट्रेंट क्या है? नीली लाइन से ऊपर नहीं जा सकते, कि नीली लाइन से ऊपर नहीं जा सकते, तो बस ठीक है, इधर भी नीचे नीचे रहना है। और लाल लाइन से भी ऊपर नहीं जा सकते, उधर भी नीचे नीचे रहना है। अब जब इन तीनों दीवारों के अंदर बंद कर दिया, तो फिर हमें खेलना पड़ेगा ये सारा एरिया। इस दीवार तक तो बहुत दूर की बात है, हम तो इससे ही आगे नहीं निकल पा रहे। तो हमारे लिए पॉसिबल एरिया खेलने का रह गया ये जो मैंने शेडेड एरिया किया है। अच्छा, अगर हम, ये मेरे लिए बाउंड्री है, ये जहां मैं खड़ा हूं, अगर मैं इस बाउंड्री का मैक्सिमम यूज करना चाहता हूं, तो ये मैक्सिमम यूज करूं ना, तो हमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं क्यों ना उनको मैक्सिमम यूज करें। तो मैक्सिमम यूज किसी भी चीज का करना हो तो उसका कोना होता है। जैसे अगर मैं यहां खड़ा हूं लेकिन मैं उधर आगे भी बढ़ सकता हूं, तो इधर मैं मैक्सिमम इस कोने तक जा सकता हूं बस। तो इसलिए इस रीजन को फीजिबल रीजन कहते हैं। और हम ये कोने वाली बात दोबारा समझें, ये है y एक्सिस। हम अगर y के 20 यूनिट्स बनाए तो 30 भी बना सकते हैं या नहीं? बना सकते हैं। तो क्यों ना 40 बना ले, क्यों 30 पे रुके जब 40 बना सकते हैं? तो इसी तरह इस लाल दीवार के अंदर अंदर रहना है, नहीं लाल की बात करो ना, ये लाल, इस लाल दीवार के अंदर अंदर रहना है। अगर हम इधर रुक जाते हैं इसका मतलब है कि x के 20 बनाने, तो x के हम 40 बना सकते हैं, तो फिर क्यों 20 पे रुके? तो हम और आगे चलते हैं, 60 भी बना सकते हैं, तो और आगे चले जाते हैं। तो इसलिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगी इस फीजिबल रीजन के सारे कॉर्नर्स। अब इनके कॉर्नर्स डिफाइन कर लेंगे हम, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। और इस कॉर्नर का मतलब है कि कुछ भी नहीं, जाए बंद करें, फैक्ट्री बंद करें जाए, तो ये तो कोई बात ना हुई ना। इसलिए ये तो छोड़ ही देते हैं। ये 3 पॉसिबल कॉर्नर्स हैं। इनमें से जो कॉर्नर्स x या y एक्सिस पे हैं उनकी तो लोकेशन पता है। इस पॉइंट की क्या लोकेशन है? x 0 है, y 40 है, यानी x कोई नहीं बनाएंगे, y 40 बना लेंगे। इसकी क्या लोकेशन है? y 0 है, x 100 है, तो y रहने देंगे, x 100 बना लेंगे। ये तो ग्राफ से नजर आ रहा है। इसकी क्या लोकेशन है? अगर तो ग्राफ पेपर पे सॉल्व किया हुआ है तो फिर आप इसकी लोकेशन चेक कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ में पूरा स्केल होता है, सारे छोटे छोटे डब्बे भी आ रहे होते हैं, फिर तो इसकी लोकेशन एक्सेल की तरह सॉल्व चेक कर सकते हैं। लेकिन आपने कौन सा ग्राफ पेपर पे बनाया होगा? तो फिर इस पॉइंट को ढूंढने का तरीका ये है कि ये किन दो दीवारों का इंटरसेक्शन, ये लाल और नीली दीवार, तो लाल और नीली दीवार की इक्वेशन सॉल्व कर लें तो उससे पॉइंट निकल आएगा। ये पता है, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट नहीं पता। तो जिस पॉइंट का नहीं पता, जिन दो दीवारों का ये जंक्शन है, उन दो दीवारों की इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y फाइंड कर लें। जैसे उधर पेज पे ही देख लें, ये ग्राफ में देखिए मैंने a b c d 4 पॉइंट्स ढूंढे हैं, जिनमें a तो एक फारिग पॉइंट है। उधर पीछे किताब में देखे ना, a पॉइंट तो बेकार है, छोटा छोटा लिखा हुआ है a b c d। ABCD आ रहा है नजर कि नहीं? तो A तो एक वैसी बेकार पॉइंट है, तो पॉइंट रह गए B, C और D। B पॉइंट का एड्रेस क्या है? 40y x 0। D पॉइंट का एड्रेस क्या है? ये इधर है ना, ये मैंने ये किया हुआ है ना, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो हमारे लिए पॉसिबल
बी, सी और डी में से कोई एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है, एक पॉसिबिलिटी ये है। इन तीनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी अच्छी होगी जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम आ जाएगा? अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे मैक्सिमम आएगा, ये आखिरी स्टेप। अगर हम पॉइंट बी लें तो पॉइंट बी पे एक्स कितना है? पॉइंट बी पे एक्स, पॉइंट बी का मतलब है एक्स 0 है और वाई 40 है। तो टोटल कंट्रीब्यूशन हो गई, क्या थी ऑब्जेक्टिव फंक्शन? 50x था प्लस 120y था। तो अगर हम पॉइंट बी पे रहे, यानी 0x और y प्रोडक्ट ए 0 और प्रोडक्ट बी 40 बनाए, तो इतनी कंट्रीब्यूशन कमाएंगे। अगर पॉइंट डी पे रहे, अगर पॉइंट डी पे रहे तो पॉइंट डी का मतलब है कि x 100 है, y नहीं है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 50 इंटू 100 प्लस y 120 इंटू 0 5000। और पॉइंट सी कैसे फाइंड किया? लाल और नीली इक्वेशन को सॉल्व करके। लाल इक्वेशन और नीली इक्वेशन, दो इक्वेशंस हैं, एक्स और वाई के आंसर निकल आएंगे। एक्स और वाई के आंसर निकल आएंगे। तो इससे एक्स का आंसर निकल आएगा कितना? 60 और y 20। इस पॉइंट पे टोटल कंट्रीब्यूशन है 50 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 20, 50 400। तो चूंकि यहां मैक्सिमम है, तो इस सारी मेहनत का एंड सॉल्यूशन ये हुआ कि हमें 60 ए के यूनिट्स और 20 वाई के यूनिट्स बनाने चाहिए। ये होता है लीनियर प्रोग्रामिंग। और अभी माहौल बना हुआ है, इसलिए घड़ी को ना देखें, इसको मैं कैपिटल राशनिंग में अप्लाई करके देता हूँ। अगर सर आप ये ग्राफ पे बनाते हो तो फिर हमें ये 60 और 20 ग्राफ पेपर से मिल जाते, यानी ग्राफ जो बनेगा ना वो एक्सेल की शीट जैसा है। उस पे एग्जैक्ट ये हमारे ये हाँ जी, अगर आपने ग्राफ एग्जैक्ट बनाया होता तो है। अभी पता चल रहा है, ये 60 है और ये 20। नहीं, जरूरी नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये डी भी बेहतर हो सकता था। क्यूएम में? हाँ जी, इसमें बताएं, सवाल कोई है तो फिर मैं इसको कैपिटल राशनिंग में अप्लाई करता हूँ। कैपिटल राशनिंग में तो नहीं हो सकता, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में हो सकता है। जैसे अगर इसमें 110 होता कि आपको 110 कम से कम बेचने हैं, कम से कम, तो फिर हम इस काली लाइन से इधर नहीं आ सकते थे, इधर रहते। तो फिर जब इधर ही रहते तो फिर ये और ये होता नहीं, ये भी ये नहीं हो सकता था ना, ये सवाल हो ही नहीं सकता था, यानी फिर कंस्ट्रेंट्स ही बेकार होते, यानी कंस्ट्रेंट्स ही सही ना होते। हम मैनेजमेंट को कहते हैं यार ऐसी ये कोई बात नहीं, ये क्या बात है, 110 कम से कम बेचने हैं तो इसलिए कंस्ट्रेंट्स ही बेकार होते। हाँ, अगर ऐसा होता ना, ये लाल वाली लाइन बताता हूं, अगर काले के इधर इधर रहना होता, लाल से इधर इधर रहना होता, और नीले से भी इधर इधर रहना होता, तो फिर ये इस तरह का पॉइंट बनता।
ये दरमियान वही करके बन जाता। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में इस तरह की चीजें हो जाती थी, कैपिटल राशनिंग में नहीं होंगी। कैपिटल राशनिंग में इधर इधर ही होगा। अच्छा, अब इसको कैपिटल राशनिंग पे अप्लाई करके दे रहा हूं। इसमें ऑब्जेक्टिव क्या था? नहीं, एक्स और वाई क्या थे? प्रोडक्ट के यूनिट्स। कैपिटल राशनिंग में ए और बी प्रोडक्ट की बजाय ए और बी ए प्रोजेक्ट होंगे। एक्स और वाई प्रोडक्ट ए और बी के यूनिट्स थे। कैपिटल राशनिंग में एक्स और वाई ए और बी प्रोजेक्ट की प्रोपोर्शन होगी। प्रोपोर्शन, दोबारा सुने, अभी इस सवाल में ए और बी प्रोडक्ट्स थे, एक्स और वाई उनके यूनिट्स थे और यूनिट्स उनकी तादाद थी ना। कैपिटल राशनिंग में प्रोडक्ट्स की जगह प्रोजेक्ट्स हो जाएंगे। ए और बी प्रोजेक्ट्स, और कैपिटल राशनिंग हुई लिमिटिंग फैक्टर तो दो ही प्रोजेक्ट टेस्ट होंगे, क्योंकि इसमें बस दो ही हो, क्योंकि एक्स और वाई एक्सेस ही है ना, कोई 3D किस्म का तो हम सवाल ही नहीं कर रहे। तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग में तो एक्स और वाई ही हो सकते हैं, तो दो प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं होगा। तो एक्स और वाई उन प्रोजेक्ट्स के यूनिट्स होंगे? नहीं, उन प्रोजेक्ट्स के प्रोपोर्शंस होंगे। जैसे ना यानी x अगर 0.4 है तो हम प्रोजेक्ट A 40% कर सकते हैं। अगर x का आंसर 0.95 निकला है तो हम प्रोजेक्ट A 95% कर सकते हैं। डिविजिबल ना, कि 75% A कर लो। हाँ वही, यानी प्रोपोर्शन होगा, x और y प्रोपोर्शन होगा। ये तो है ही डिविजिबल के लिए ना, मैंने भी कहा था लीनियर प्रोग्रामिंग डिविजिबल पे ही लगेगा, क्योंकि ये डिविजिबल है तभी तो कह रहे हैं इतना कर लो, नहीं इतना नहीं, इतना कर लो, इतना नहीं इतना कर लो। तो डिविजिबल है तो हम ये काम कर रहे हैं। तो यहां पर एक्स और वाई प्रोजेक्ट्स की वो परसेंटेज होगी जितना हम काम कर सकते हैं। यहां पर कंस्ट्रेंट्स इस सवाल में क्या थे? मटेरियल, लेबर, ये लिमिटेशंस थी। कैपिटल राशनिंग में क्या होगा? कैश, तो वो तो बस सिर्फ कैश ही होगा। तो फिर ये इतने सारी लाइनें कैसे बनाएंगे? लेबर की रिस्ट्रिक्शन, मटेरियल की रिस्ट्रिक्शन, यूनिट्स की रिस्ट्रिक्शन। कैपिटल राशनिंग में तो बस पैसों की रिस्ट्रिक्शन होगी। हाँ जी, मल्टीपल पीरियड राशनिंग पढ़ा रहा हूं मैं। तो टाइम 0 की रिस्ट्रिक्शन काली दीवार, टाइम 1 की रिस्ट्रिक्शन नीली दीवार, टाइम 2 की रिस्ट्रिक्शन लाल दीवार। तो वहां पर जो कंस्ट्रेंट्स होंगे वो मुख्तलिफ पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिमिटेड पैसे अवेलेबल होंगे। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा? एनपीवी मैक्सिमाइज करना। इस सवाल में जो 50 रुपए और 120 रुपए, ये क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। वहां पर एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाएगी। एक्स और वाई यूनिट्स थे, अब प्रोपोर्शन ऑफ प्रोजेक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रेंट्स मटेरियल लेबर की थी, वहां पर अवेलेबल फंड मुख्तलिफ टाइम पे ये कंस्ट्रेंट्स हो जाएगी। सवाल सॉल्व करने का तरीका यही होगा। तो एक तो इसकी ज़बानी मिसाल देख लें, क्योंकि आपके भी ये सामने सारा कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की है। पेज 41 पे आए, पेज 41, पेज 41। ये एक एग्जांपल बनाई हुई है मैंने और इसी तरह से उसको सॉल्व भी किया हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन ही देख लें। पेज 41 पे एग्जांपल बनाई हुई है मैंने जिसका 42 तक सॉल्यूशन जा रहा है। तो ये आप सारी एग्जांपल और इसका सॉल्यूशन अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि अभी सारे डिस्कशन हुई है ना, इसलिए ध्यान से देख लें।
जी पेज 41 पे एग्जांपल है और उस पे सॉल्यूशन है और अगले पेज तक जा रहा है सॉल्यूशन। एग्जांपल कहाँ है देखने को तो देख लेना यार। देख रहे हो मैच देख रहे हो? मैच खत्म हो गया कैसे पता? मैं इधर पढ़ा रहा था मैच देख रहे थे। 38 पे आना आउट यार तो बच्चे खराब ना कर मेरे यार। चल चल सवाल देख यार सवाल। एंड आंसर या कहाँ पर 0.3 नहीं कौन सा वाला 0.3 कह रहे हैं? ये है ना कि जो प्रोजेक्ट ए है ये हमें कम से कम 20% तो करना ही पड़ेगा। जो x है वो हम 20% से नीचे नहीं जा सकते, तो ये हो गया x 0.2 से ऊपर ही रहेगा। और y के प्रोजेक्ट b के बारे में कहा हुआ है कि इसको स्केल अप नहीं कर सकते, स्केल अप यानी 100 से ऊपर नहीं जा सकता, मतलब 1 से ऊपर नहीं जा सकता। 100% मतलब 1 ना, तो y जो है वो ये ऐसे है। अब जब आप ये लाइन ड्रॉ करेंगे वो देखें ना आगे सॉल्यूशन ग्राफ में देखें ना, अब इस कंस्ट्रेंट में ये देखें x 0.2 से नीचे नहीं आ सकता, x ये x है, ये x है, x 0.2 से नीचे नहीं आ सकता, यानी इससे इधर इधर रहना है, इधर नहीं हो सकता। इसी तरह y 1 से ऊपर नहीं जा सकता, ये y है, ये 1 से ऊपर नहीं जा सकता, यानी इधर इधर रहना। अब ये तो हो गई ये दो वाली कंस्ट्रेंट्स, दो और कंस्ट्रेंट्स हैं, वहां से फिर रीजन निकलेगा, वो लेस देन वाली है। हाँ जी
ग्राफ के डाटा पे, ग्राफ के पॉइंट्स पे कोई एतराज? समझ आ गया? पक्की बात है। चलें, इसकी जिंदगी में एक ही सवाल आया हुआ है, तो वो फिर मैं कल क्लास में देखता हूँ, या तो क्लास में करा दूंगा, या फिर जिंदगी में चूंकि एक ही सवाल आया हुआ है, या फिर कल होमवर्क देके अगले थर्सडे को डिस्कस कर लूंगा। अच्छा, कल एक सवाल आप करके आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 26, जून 18 का। चले ठीक है, अभी लेट हो गया काफी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।